हमने आपसे वादा किया था ना पिछले संडे स्पेशल में कि कभी और चर्चा करेंगे हम एजुकेशन सिस्टम की। जी हाँ, उस सिस्टम की जिस सिस्टम को तोड़ने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 20 का सपना हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे जिम्मेदार नागरिकों ने देखा था। वो सपना लगता है चकनाचूर हो गया, तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल अपने हिसाब से 11वीं में एडमिशन दे रहे हैं, अपने हिसाब से अगली क्लास में प्रमोशन दे रहे हैं। तो फिर NEP 20 की देखभाल कैसे कर रहे हैं हमारे एजुकेशन से जुड़े अधिकारी? नई एजुकेशन पॉलिसी में सपना देखा गया था कि पढ़ने पर कोई बंदिश ना हो, कोई बंदिश ना हो, जिस कोर्स में एडमिशन लेना लीजिए। लेकिन जब पढ़ाने वाले ही बंदिशें लगा रहे हैं तो नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सपना देखना क्या फिजूल है? प्री बोर्ड का कॉन्सेप्ट आपके सामने। प्री बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बच्चे को बोर्ड की तैयारी कराई जाए, बच्चे को बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार किया जाए, जिससे बच्चा जब पहली बार दूसरे स्कूल में जाकर बाहर बोर्ड के द्वारा दिए गए पेपर का प्रेशर झेले तो वो उसकी परफॉर्मेंस कहीं अफेक्टेड ना हो, कहीं प्रभावित ना हो। लेकिन प्री बोर्ड को तो इन पब्लिक स्कूलों ने, इन कॉन्वेंट स्कूलों ने अलग ही ढंग से पेश कर दिया है, उसके मायने बदल दिए। मेरी तो भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल के मालिकों को और प्रधानाचार्य को शिक्षा के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जाए, क्योंकि इन्होंने बच्चों का भविष्य लिखना शुरू कर दिया है। ये तो भगवान बन गए, ईश्वर बन गए। और जबकि मोदी सरकार ने कोशिश करी थी परीक्षा पे चर्चा के जरिए कि बच्चों को पसंद का फील्ड मिले, मायने बदल दिए इन पब्लिक स्कूलों ने। प्री बोर्ड के नंबरों के आधार पर 11वीं में एडमिशन दिए जा रहे हैं। जी हाँ, इन पब्लिक स्कूलों ने, इन कॉन्वेंट स्कूलों ने, दूसरे बड़े बड़े स्कूलों ने मायने ही बदल दिए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल की बात कर रहा हूं, इसमें तो शिशु मंदिर तक शामिल हो गए। वो शिशु मंदिर जो RSS की बेहतरीन सोच का परिणाम है। जी हाँ, प्री बोर्ड के नंबरों के आधार पर 11वीं में एडमिशन लेते हैं ये स्कूल, और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते प्री बोर्ड में, वो स्कूल या तो छोड़ देते हैं या मन मार के उस साइड में एडमिशन लेते हैं जो उनकी पसंद की नहीं है। और जो स्कूल की जमीन को लेकर सुन लें लगातार सुर्खियों में रहते हैं, वो बच्चों का भविष्य निर्धारित करते हैं। टीचर पेरेंट एसोसिएशन के नाम पर कुछ ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो अपने बच्चों को फायदा करवा कर चुप बैठ जाते हैं और प्रिंसिपल और स्कूलों के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में वो पेरेंट्स, वो बच्चे सफर करते हैं जिन्होंने बिना ट्यूशन के 60%, 70% नंबर हासिल किए हैं। लेकिन साइंस में तो एडमिशन लेने के लिए 85 और 80, 90% चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों की तो बात ही क्या की जाए। राइट टू एजुकेशन की देखभाल करने वाले बड़े बड़े एजुकेशनल फील्ड के अधिकारी शिकायत के आधार पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सिटी हलचल आपसे अपील कर रहा है कि जिस बच्चे के 60% से ऊपर आने पर भी स्कूल में उसे उसकी मनपसंद साइड में एडमिशन नहीं दे रहा है, वो हमसे कहे, हमसे बात करे। हम उसके लिए लीगल एडवाइस भी दिलवाएंगे और हम उसके लिए स्कूल के साथ बैठकर बात भी करेंगे। हमारे लिए सबसे पहले स्कूल के पेरेंट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं। हाँ, कुछ पेरेंट्स जबरदस्ती स्कूल की फीस माफी करवाने के लिए प्रेशर डालेंगे, उनके फोन हम नहीं करेंगे। कुछ लोग जबरदस्ती RET में, राइट टू एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए हम पे फोन मारेंगे जबकि वो एलिजिबल नहीं है, तो हम उनकी भी मदद नहीं करेंगे। लेकिन हम उन बच्चों की जरूर मदद करेंगे जो बच्चे 60% लाकर भी अपनी मनपसंद का सब्जेक्ट उस स्कूल में नहीं ले पा रहे जिसमें वो नर्सरी से, पहली से 10वीं तक पढ़े। अगर उनकी परफॉर्मेंस 10वीं तक भी उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आती है, तो क्या पेरेंट्स को नहीं चाहिए कि वो कस्टमर केयर में जाएं और उस स्कूल के ऊपर दावा ठोकें कि आपने मेरे बच्चे को क्या सिखाया है कि वो अपनी मनपसंद की साइड नहीं ले पा रहा है 10वीं के बाद 11वीं में। जरा सोचिए, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब पेरेंट्स से भी बात कर लें। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां स्कूल की हैं, पेरेंट्स की भी गलती हैं, क्योंकि इस बार 12th का रिजल्ट आने के बाद मुझसे कम से कम 12-14 बच्चे मिले हैं, 12-14 पेरेंट्स से मैं मिला हूं, जिसमें मुझे पता चला कि बच्चों का कैरियर माता पिताओं की अपेक्षा पर भेंट चढ़ गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही 10वीं उन्होंने करी, 10वीं के एग्जाम दिए, उन्हें कोचिंग के बाजार में धकेल दिया। कोचिंग के बाजार में धकेलने के बाद उन्होंने अलग अलग ब्रांडेड, नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी, ब्रांडेड कोचिंग्स में भेजना शुरू कर दिया। और जब भेजना शुरू कर दिया तो उनकी एक्सपेक्टेशन दिनों दिन बढ़ती गई कि मेरा बेटा IIT कर लेगा, मेरा बेटा नीट निकाल देगा। लेकिन मिलते क्या है नंबर? 60%, 65%, किसी के तो 55% है। और कोई कोई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उनके पेरेंट्स उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं। और इस बार का जब रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट हर कोचिंग वाले के मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा रसीद कर रहा था, क्योंकि किसी भी पब्लिक स्कूल से जिले का टॉपर साइंस में नहीं निकला, क्योंकि ये सारे बच्चे इन कोचिंगों के प्रोडक्ट हैं। इन कोचिंग्स में जाते हैं, 10वीं से चले जाते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में नवंबर में आते आते उन्हें लगा कि उनके हाथ तो खाली हैं, फिर 12वीं से नवंबर से मेहनत करते हैं और फिर जनवरी में प्रैक्टिकल का पूरा प्रेशर होता है। बच्चे को बोर्ड की तैयारी का टाइम ही नहीं मिल पाता और उसका नतीजा ये होता है, बचपन जो बच्चे का स्कूल में सवरते सवरते टीन एज में पहुंचा था, उस पर प्रेशर आ जाती है, टेंशन आ जाती है और माता पिता का सोशल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाता है। ज़रा सोचिए, मुझे उन बच्चों का फोटो देखकर बड़ी खुशी हुई जिन्होंने आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में टॉप किया है जिले को। दोनों बड़े स्कूल KL और MPS, KL और दीवान में से, और MPS में से भी एक बच्ची निकली है 10वीं में से। इन बच्चियों ने नाम रोशन किया है। और अगर मैं दीवान की बात करूं तो दीवान में तो एकमात्र लड़का उनके पूरे मेरिट लिस्ट में आया है, एकमात्र बेटा। बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, इसलिए नाम रोशन कर रही हैं कि शायद उन्होंने साइंस लेने के बाद उस तरफ का रुख नहीं किया जिस तरफ में बच्चा एक प्रोडक्ट है, बच्चा एक ग्राहक है और बच्चे के ऊपर प्रेशर है। तो पेरेंट्स, आपसे एक सवाल है, क्या आप अपने बच्चे को अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन कोचिंग्स की दुकानों में भेड़ बकरियों की तरह पढ़ने के लिए बेच रहे हैं, जहां पर खड़ा होकर पढ़ाने वाला इंस्ट्रक्टर, टीचर नहीं कहूंगा उसे, इंस्ट्रक्टर सिर्फ मैं करता है, कहता है मेरे कोचिंग में इतने एडमिशन हुए, मेरे कोचिंग में इतने एडमिशन हुए, मेरे कोचिंग में इतने एडमिशन हुए। बड़े फेमस केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट के टीचर है। मैं अपना अनुभव बताता हूं, जब मैं गॉडविन स्कूल में था, हमारे यहाँ के बच्चे ने टॉप किया और उसी साल वो NDA में निकला, और वो मुश्किल से 1 दिन 2 दिन गया होगा एक पर्टिकुलर कोचिंग में, उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा लिया। और जब उस बच्चे ने NDA क्रैक किया और टॉपर बना तो उसका फोटो उन्होंने पूरे होर्डिंग्स में लगा दिया और पैसे भी दे रहे थे। और यही बात आप 12th फेल में भी देख चुके हैं। तो पेरेंट्स, प्लीज अपने बच्चों की स्कूलिंग के लिए थोड़ा सा संजीदा हो जाइए। मैं CBSE के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज के उस लेक्चर को भूल ही नहीं पाता जिसमें उन्होंने स्कूलों को चैलेंज किया है कि स्कूलों की कल्चर बचाने के लिए, नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों को आगे आना चाहिए। लेकिन ये स्कूल आगे पहुंच जाते हैं BSA के पास इस बात का दबाव बनाने के लिए कि राइट टू एजुकेशन के तहत वो जो एडमिशन भेज रहे हैं वो एडमिशन ना भेजे। जबकि मैं आपको बता दूं, मेरी नॉलेज में BSA आशा चौधरी से मैं बात कर रहा था, हर स्कूल के राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो बच्चे एडमिट हुए हैं उनके पैसे भेजे गए। मैं वो डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, 1 साल 2 साल देर जरूर हो सकती है, ये नहीं कह रहा हूं देर नहीं हुई है, लेकिन पैसे भेजे गए हैं। तो वो स्कूल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
इतना बड़ा चेक देने जाते हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि अपने स्कूल के एटमॉस्फेयर को इस तरीके से इम्प्रूव करिए कि बच्चा कोचिंग की दौड़ में ना घुसे, आप ही के यहाँ पर जाकर खूब पढ़े और अपनी वो सारी क्वालिटीज़ को पहचाने, उन सारी क्वालिटीज़ पर ध्यान दें जो उसके भावी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ही जल्द एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम लेकर आएंगे और उस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इसलिए पेरेंट्स प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से PL शर्मा रोड से शुरू होकर मंगल पांडे नगर तक जो कोचिंगों की बाजार है, भीड़ है, उसमें अपने बच्चे को मत भेजिए, मत भेजिए, मत भेजिए। और अगर ट्यूशन लगानी है तो पर्सनल ट्यूशन लगाइए। 40-50 बच्चों की क्लास में 70% वाला बच्चा भी नहीं पढ़ पाता। जिन बच्चों ने टॉप किया है, जिन बच्चों ने मेहनत की है, उन्होंने सेल्फ स्टडी और पेरेंट्स की बहुत बढ़िया गाइडेंस के अंडर रहकर ही सफलता अर्जित की है। मेरा यकीन ना है तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से ही पूछ लेना, शायद उनका अंदर का जमीर जाग जाए और वो अपने मालिकों से इतर होकर बोले कि हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ट्यूशन लगानी है, घर पर ट्यूशन लगाइए। 40-40, 50-50 बच्चों के झुंड में अपने बच्चे को मत शामिल कराइए, प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। जी हाँ, मैं हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ और जब मैं उस चीज़ को सीखता हूँ तो मैं इस बात की कतई परवाह नहीं करता कि मुझे कौन सिखा रहा है। और अगर मुझे विरोध करना होता है गलत बात का तो मैं इसे बात की भी कतई परवाह नहीं करता कि मेरे कितने पुराने संबंध हिल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, आपको हमारी चिंता है और हम सबको एक दूसरे की चिंता है। तभी तो हम 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी से बाहर निकल कर आए थे। जी हाँ, अगर चिंता नहीं होती एक दूसरे की तो क्या बात थी। क्योंकि भारत का एक वर्ग अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सारा उनका काम संभाल रहा था, सर की उपाधि मिल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों में से लोग निकले जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए, भविष्य के निर्माण करने के लिए आवाज़ उठाई। तो ऐसा नहीं है कि हम सब लोग आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, और जब हम आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो हम राजनेताओं की जो सोच है ना, उस पर भी बात करने से पीछे नहीं हटते। आज एक सुखद एहसास हुआ, आज मुझे लेसन ऑफ द डे, हर दिन मैं एक नई नई चीज़ सीखता हूँ। लेसन ऑफ द डे मिला डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बात सुन लो, ये समाज सबसे बड़ा सीखने का स्थल है, सबसे बड़ा टीचर है, बस सीखने वाला चाहिए। जी हाँ, मैं लो वोटिंग परसेंटेज पे बात कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी नेता हैं, अगर वो समाज से ये देख ले कि समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी अपेक्षाएं समाज की पूरी नहीं हो रही है, तो कभी भी लो वोटिंग परसेंटेज नहीं होने की और कभी भी किसी भी नेता को हार का डर नहीं होने का। बात में दम है, बिल्कुल दम है बात में, और वो बात में जो दम है वो हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। जब हम चलते हैं ना, तो हमें अगर कहीं सड़क पर बैठा हुआ बच्चा पढ़ता हुआ मिलता है तो हम उस पर दया नहीं दिखाते हैं, हम उसके साथ मिलकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। जब कोई रिक्शे वाला कड़ी धूप में 2 लोगों को बिठा के जा रहा होता है, ऑटो की बात नहीं कर रहा हूँ, ई रिक्शा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो रिक्शे वाला 3 पहिए वाला, तो मैं उसकी मेहनत को सलाम करता हूँ जो अपने बच्चों के लिए मेहनत के साथ कमा कर जाता है। और जब मैं एक नेता को देखता हूँ बुर्रा सफ़ेद कपड़ों में, फॉर्च्यूनर में, और वो उतरते ही स्टाइल में बढ़िया सा मोबाइल लेकर दुकान में अपना रुतबा दिखाता है, तो मैं भी उस व्यवस्था को सलाम करता हूँ और प्रभु से कहता हूँ, प्रभु ऐसा सुख कभी ना दीजिए जिसमें इस तरह से मैं अपने जनता से, अपने से जुड़े लोगों से दूर हो जाऊं। और ये जो लो वोटिंग परसेंटेज है, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि नेता जनता से दूर हो गए हैं, जिसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुनावी विश्लेषण में हमारे साथ जिक्र किया है। क्योंकि उन्होंने वो बातें कही जो बातें शायद हर नेता को कहनी चाहिए, पार्टी से इतर। उन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, लेकिन उन्होंने जनता की बात की, भारत की बात की, संविधान की बात करी। और उस बात में सबसे बड़ी बात यह है, क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से कर रहे हैं? जी हाँ, ठीक इस बुलेटिन के बाद
आप ये इंटरव्यू देखिएगा जिसमें उन्होंने 4 जून के बाद साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर मुझे पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी तो मैं मेरठ में रहकर कैंटोनमेंट बोर्ड से लेकर नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर दूसरे विभागों के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करूंगा, पुलिस के खिलाफ काम करूंगा। पुलिस के खिलाफ तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि थानों की भीड़ बता रही है कि पुलिस इस समय किसी की नहीं सुन रही है। ये साफ अगुवाई है, हम नहीं कह रहे, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको कभी जिला अस्पताल जाने का मौका मिल जाए तो बच्चों का वार्ड बिल्कुल फुल है, व्यवस्थाएं आपके सामने है। अगर ऐसे में आपको कभी भी मेडिकल कॉलेज जाने को मिल जाए तो आपको वहाँ की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। क्या लो वोटिंग परसेंटेज इसीलिए था? ज़रा सोचिएगा। संडे स्पेशल में ये 3 डिस्कशन, अपना ध्यान रखिएगा। आगे के 3-4 दिनों में बेहतरीन गर्मी पड़ने वाली है, पानी का इंटेक लेते रहिएगा और सोशल मीडिया पर किसी से मत लड़िएगा कि ये आ रहा है या वो आ रहा है। जो आएगा उसे फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलेगी, जो आएगा उसे बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलेगी, जो चुनकर आएगा उसे बढ़िया तनख्वाह मिलेगी। आपको और हमको तो मेहनत करनी है।